हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज हम बीएचआईसी 111 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, बीएचआईसी 111 में हम आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास प्रथम जिसका टाइम पीरियड है 1780 से 1939 के बीच के इतिहास के बारे में जानते हैं आधुनिक बीएचआईसी 111 में। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किन किन क्वेश्चनों का चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले भी हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं बीएचआईसी 111 का। यदि आपको नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो है इन 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है और कम से कम 100 शब्दों में से लिखना होगा। टिप्पणी लिखने वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है, स्वतंत्रता की धारणा पर चर्चा कीजिए। 1832 के सुधार अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखिए। शहरी विकास पर शहरीकरण का प्रभाव। समान अधिकारों के लिए महिला आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। यूक्रेन का रूसीकरण। इन 5 क्वेश्चनों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आइए एक-एक करके सभी को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की धारणा पर चर्चा कीजिए। तो किस तरह से स्वतंत्रता की धारणा का विकास हुआ था ब्रिटेन में, उस पे टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसको 100 शब्दों में लिखना है और 100 शब्द और 6 नंबर का ये प्रश्न टिप्पणी लिखने वाला आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही यही है कि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करवाते जा रहे हैं। तो रिवीजन यदि आपका हुआ रहेगा, यदि आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न आते हैं तो आप एक तरह से लिख पाइएगा। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयारी करवाने का कोशिश किया जा रहा है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता की धारणा पर चर्चा कीजिए। देखिए, ब्रिटिश राजतंत्र अपनी प्रजा के लिए स्वतंत्रता यानी लिबर्टी को बढ़ावा देने का दावा करता था। 18वीं शताब्दी के दौरान अनेक ब्रिटिश एवं विदेशी पर्यवेक्षकों ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश राजतंत्र केवल अपनी शक्तिशाली संसद के कारण ही विशिष्ट नहीं था। क्यों क्यों नहीं था? क्योंकि अपितु उसके समान नागरिकों को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तथा जनमाल की सुरक्षा की गारंटी के कारण भी विशिष्ट था। तो ब्रिटिश संसद जो है अपने व्यक्तियों को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया हुआ था और जनमाल की सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान करता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई आधुनिक चिंतकों ने यह टिप्पणी की कि ब्रिटेन श्रमिक वर्गों से अतिरिक्त आय वसूलने के लिए कानूनी शासन का उपयोग कर रहा था। यह बात निश्चित रूप से सच है कि नए कर लगाने के कार्यपालिका के अधिकार पर संसद के नियंत्रण, निजी संपत्ति की पवित्रता, अंग्रेजी सामान्य कानून की स्वाधीन परंपरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे कानूनी प्रावधानों की शक्ति तथा अपेक्षाकृत स्वतंत्र समाचार माध्यम यानी प्रेस फ्री होना चाहिए जो सरकार के अधीन न हो, के कारण ब्रिटेन के उच्च तथा मध्य वर्गों को एक ऐसे समय में महत्वपूर्ण अधिकारों की गारंटी मिली हुई थी जब इस प्रकार की स्वतंत्रता और कहीं प्राप्त नहीं थी। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1832 के सुधार अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो 1832 का जो सुधार अधिनियम आया था उस पे टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये किस तरह से पास हुआ था उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, उदारवादी सम्राट विलियम चतुर्थ के द्वारा सन 1830 में गद्दी संभाले जाने के बाद ही एक लंबे अंतराल के बाद विंग लोगों की सत्ता में वापसी हुई। इस बार उनके नेता हुए लॉर्ड ग्रे। इससे सीमित संसदीय सुधार की संभावनाएं अच्छी हो गई। उसी वर्ष यूरोप के अनेक देशों में क्रांति हो गई और इससे ब्रिटेन में सुधारों के प्रयास को और बल मिल गया। इस प्रकार के दबावों में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक के बाद एक 2 सुधार विधेयक पारित कर दिए, किंतु इनके दोनों ही विधेयकों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब कि जैसे लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा ने दोनों बिल को जो है निरस्त कर दिया। ठीक है, तो उसी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था ब्रिटेन में, ने निरस्त कर दिया दोनों बिल को। इस बीच ब्रिटेन के अनेक शहरों में सुधार समर्थक संगठन बन गए और बर्मिंघम में थॉमस एटवुड तथा लंदन में फ्रांसीसी प्लेस जैसे नेताओं ने दुकानदारों, कारीगरों तथा मजदूरों को संसदीय सुधार के पक्ष में लामबंद करने का प्रयास किया और संसद में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए 1831 में कराए गए चुनावों में सुधार समर्थक विंग एक बार फिर से बहुमत जीतकर आए। अंत में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी राजा की इस चेतावनी के आगे झुकना पड़ा कि वह नए सुधारवादी लॉर्ड खड़े कर देंगे और इस प्रकार 1832 में पहला सुधार अधिनियम यानी फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट लागू हो गया। तो देखिए, आप जानते हैं शहर शहरी विकास पर शहरीकरण का प्रभाव। देखिए, इसका आंसर जो है थोड़ा-थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए,
शहरी विकास पर शहरीकरण का प्रभाव किस तरह से हुआ था यूरोप में। देखिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों के लिए शहरी क्षेत्र कई तरह से जीवन की समग्र बेहतर गुणवत्ता का निर्माण कर सकते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग शहर के क्षेत्र में आते हैं, तो वो अपने जो गुणवत्ता और जीवन जो है गुणवत्ता से और अच्छे कर सकते हैं। जब शहरी क्षेत्र हलचल भरे शहर और कस्बे बन जाते हैं, तो वे संस्कृति का समाज बन जाते हैं, जो वित्तीय और शैक्षिक विकास को सुविधाजनक बना सकते हैं। देखिए, जब शहर में आदमी बढ़ेगा, तो वहाँ रोजगार का अवसर भी बढ़ाना होगा, वहाँ उद्योग लगने का संभावना बढ़ जाता है। वही पॉइंट है रोजगार के अवसर। औद्योगिकरण के साथ नौकरियों का सृजन आता है। आमतौर पर एक कृषि अर्थव्यवस्था से बदलाव करते हुए औद्योगिकरण आधुनिक उद्योगों का मार्ग प्रशस्त करता है और विभिन्न कार्यों को करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। खेती और खनन जैसी ग्रामीण नौकरियों श्रम प्रधान हो सकती है, अर्थात यदि उन्हें मशीनों या स्वचालित उपकरणों द्वारा नहीं किया गया है। जबकि शहरी रोजगार के अवसर जैसे व्यवस्था जैसे स्वास्थ्य स्वास्थ्य हो गया, सेवा, व्यवसाय और शिक्षा के लिए काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होगी और कई नौकरियों को भरने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल वाले लोग लगना पड़ेगा और इससे नौकरी का बढ़ावा मिलेगा शहर में। देखिए, आधुनिकीकरण, आधुनिक तकनीक बेहतर शहर के बुनियादी ढांचे के लिए प्रदान करती है। आधुनिकीकरण के साथ शहर सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकते हैं और भविष्य के विकास के लिए सहायता प्रणाली प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण बेहतर आवास, व्यवसायों, बाजार केंद्रों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के साथ एक अधिक टिकाऊ शहर लेआउट बना सकता है। तो देख लिए, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। समान अधिकारों के लिए महिला आंदोलन पे एक टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, समान अधिकारों के लिए महिला आंदोलन पे एक टिप्पणी लिखिए। तो समान अधिकार के लिए महिला को क्या दिया गया? पुरुष के समान करने के लिए। ठीक है। देखिए, 19वीं शताब्दी को पुरुषों का वर्चस्व की शताब्दी माना जाता है। समाज पुरुष प्रधान था तथा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था। महिलाओं के पास पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे, लेकिन वे निष्क्रिय पीड़ित भी नहीं थी। इस शताब्दी में महिलाओं ने उनके हाशिए पर धकेलने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और वह केवल पत्नी और माँ के रूप में अपनी भूमिका बदलने में सफल रही। एक व्यापक पितृसत्तात्मक प्रतिमान ने महिलाओं को सदैव परिवार के भीतर सभी की देखभाल करने की घरेलू सीमा के भीतर रखने की कोशिश की। महिलाओं और सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी भूमिका से वंचित कर दिया गया। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति के दिनों में भी पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा में भी महिलाओं को समानता के आइए आगे देखते हैं। देखिए, सिद्धांत से बाहर रखा गया था। विक्टोरिया काल यानी विक्टोरिया काल का टाइम पीरियड 1837 से 1901, रानी विक्टोरिया का शासनकाल के साहित्य ने महिलाओं को दिव्य व्यक्तिगत यानी मासूम और भोली-भाली, शारीरिक रूप से कमजोर और घरेलू सामग्री के रूप में चित्रित किया था। रानी विक्टोरिया ने परिवार, मातृत्व और प्रतिष्ठा के इर्द-गिर्द एक प्रकार के स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व किया जो नारीत्व का आदर्श बन गया। तो देखिए, अब आइए लास्ट देखते हैं यूक्रेन का रूसीकरण। देखिए, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करवा रहे हैं। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। एक बार मेरी समझ में नहीं आता तो दूसरा बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होने का मतलब है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप एक तरह से इसे अच्छे से लिख पाइएगा। तो आइए देखते हैं यूक्रेन का रूसीकरण। काफ़ी समय तक सोसाइटी ऑफ सेंट सिरिल और मेथोडियस, जिसका टाइम पे 1847 था, जैसे राष्ट्रवादी संगठनों को और दबाया और यूक्रेनाई भाषा पर प्रतिबंध लगा रहा। तो आप देख लिए कि राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा कैसे दबाया गया और यूक्रेन यूक्रेन में जो यूक्रेनाई भाषा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी स्तरों पर रूसी भाषा आरोपित की गई। यूक्रेनाई भाषा में लिखी पुस्तकों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तब जाकर यूक्रेनाई राष्ट्रवाद अपने को रंगमंच के द्वारा अभिव्यक्त करने लगा। लेकिन यूक्रेनाई राष्ट्रवादी भागकर सीमा पार गलेशिया चले गए, जो हैब्सबर्ग राजतंत्र की सीमा में था। वहाँ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत यानी वार्म वेलकम हुआ। जिस प्रकार रूसी राज्य ने पोलो के खिलाफ लिथुआनियाई और बाल्टिक जर्मन के खिलाफ लिटुवानियों और एस्टोनियाइयों को आगे बढ़ाया था, ठीक उसी तरह हैब्सबर्ग राजतंत्र ने पोलिश राष्ट्रवाद और संस्कृति को बढ़ते प्रभाव के खिलाफ गलीशियाई के रूथेन्स लोगों के बीच यूक्रेनाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो देख लिए पाँचों क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा वीडियो। चलिए, कम टाइम में आपको 5 क्वेश्चनों का रिवीजन करवा दिए। पाँचों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप एक तरह से देखे होंगे तो आप इसे अच्छे से लिख पाइएगा, एग्जाम में आता है तो। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।